गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम हरीश धवन है, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और आज हम अपने सब्जेक्ट MA 310 के अंतर्गत इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट का टाइटल, इसमें हम आज टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं जो हमने कल शुरू किया था, जिसका टाइटल था वेजेस एंड इंसेंटिव्स, मजदूरी तथा प्रोत्साहन, जिसमें हमने कल मजदूरी के बारे में जाना था। सबसे पहले मैंने बताया था मजदूरी की डेफिनेशन। मजदूरी की डेफिनेशन के अंतर्गत मैंने बताया था आपको कि कोई भी श्रमिक किसी कार्य को करने के एवज में जो धनराशि प्राप्त करता है उसे कहते हैं मजदूरी। और मजदूरी के पश्चात मैंने आपको एक अच्छी मजदूरी के फ़ायदे बताए थे, ज़रूरतें बताई थी, जिसका टाइटल था रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए गुड वेज सिस्टम। तो यहाँ पर वेज मतलब मजदूरी, मजदूरी प्रणाली की आवश्यकताएं क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों होना ज़रूरी है, एक अच्छा मजदूरी सिस्टम श्रमिक को कैसे प्रभावित करता है, एक मजदूरी सिस्टम एक इंडस्ट्री को कैसे प्रमोट करता है, एक अच्छा मजदूरी सिस्टम में कैसे क्वालिटी इम्प्रूव होती है, एक मजदूरी सिस्टम के द्वारा कैसे प्रोडक्शन बढ़ता है या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, उसके बारे में हमने विस्तार से जाना था। अगर एक संस्थान, एक इंडस्ट्री, एक औद्योगिक घराना एक अच्छे मजदूरी सिस्टम को प्रमोट करता है, बनाता है, तो वह इसके आधार पर अच्छे एम्प्लॉय की नियुक्ति कर सकता है, वह एक अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त कर सकता है, वह अपनी प्रोडक्शन की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है, वो अपने श्रमिकों को खुश रख सकता है। और जब श्रमिक खुश रहेंगे तो प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती है, इंडस्ट्री के टारगेट टाइम से पूरे होंगे, वह अच्छे मजदूरी सिस्टम के द्वारा श्रमिकों से अच्छी क्वालिटी का वर्क करवाने के साथ साथ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ वह प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर सकता है, प्रोडक्ट बनने की कॉस्ट कम की जा सकती है। इसके पश्चात मैंने आपको मेथड्स के बारे में बताई थी, विधियाँ, मजदूरी भुगतान करने की, वेज पेमेंट की कौन कौन सी विधियाँ प्रचलित हैं, जिनमें मेनली हमने 4 विधियों का वर्णन किया था। पहली थी समय के आधार पर मजदूरी प्रणाली, जिसमें हमने समय को आधार मानते हुए हमने भुगतान प्रणाली का अध्ययन किया था। दूसरी प्रणाली थी जिसमें हमने कार्य को आधार माना था, और कार्य को आधार में मैंने आपको बताया था कि इस प्रणाली को आप कॉन्ट्रैक्ट नाम दे सकते हैं, जिसमें कि हमने कोई वर्क का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और वो काम शर्तों पर पूरा होने के पश्चात आप उसका रे के एवज में भुगतान करेंगे, श्रमिक को भुगतान करेंगे, इंडस्ट्री को भुगतान करेंगे। तो दूसरी जो प्रणाली है वो ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के रूप में जानी जाती है, जिसमें हम पर्टिकुलर एरिया की स्पेसिफिकेशंस निर्धारित कर देते हैं, विशिष्टताएँ निर्धारित कर देते हैं, ये काम कैसे होगा, किन मदों में होगा, कितने समय में होगा, इसकी लागत कितनी होगी, अगर इसकी जो मानक समय डिसाइड कर रखा है उससे अधिक अगर ये होगा तो उसकी पेनल्टीज़ क्या होंगी। सारी विशिष्टताएँ हम निर्धारित करने के पश्चात किसी व्यक्ति को ये काम दे देते हैं, और वो काम जब कर देता है तो उसके एवज में हम भुगतान कर देते हैं। तो ये थी वर्क बेस्ड वेज पेमेंट सिस्टम। तीसरा जो सिस्टम था वो समय और वर्क दोनों की कंबाइंड फॉर्म थी, जिसमें कि हम समय भी निर्धारित कर देते हैं
और कार्य भी निर्धारित कर देते हैं और उनकी विशिष्टियों का निर्धारण करने के पश्चात, उनके सब कार्यों का निर्धारण करने के पश्चात हम ये कार्य करवा लेते हैं जिसमें समय और टाइम दोनों रहता है। लेकिन इस सिस्टम की कुछ खामियां थी, स्पेसिफाइड नज़र नहीं आ रहा था। इसको मॉडिफाइड करते हुए टेलर ने चौथा सिस्टम वेज पेमेंट का दिया था, जो पिछले लेक्चर में हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो आज मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ चौथे सिस्टम को, जिसका टाइटल है टेलर्स डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। टेलर्स का भिन्नक पीस मजदूरी प्रणाली। और इसमें हम देखते हैं कि सिस्टम कैसे टेलर ने दिया था, इसमें किस तरह से ये काम करता है। तो इसमें देखते हैं हम इस प्रणाली में समय व गति अध्ययन के आधार पर मानक उत्पादन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन की न्यूनतम मात्रा का लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी कार्य का विश्लेषण कर चुके होते हैं और हमें ये ज्ञात हो जाता है कि ये कार्य कितने समय में और किस गति को, एवरेज श्रमिक की गति को आधार मानते हुए हम उस कार्य का समय डिसाइड कर लेते हैं। और उस समय के हिसाब से अगर व्यक्ति 8 घंटे काम करता है रोज़ प्रतिदिन, तो उसके हिसाब से हम स्टैंडर्ड प्रोडक्शन भी डिसाइड कर लेते हैं। और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन में हम न्यूनतम मात्रा डिसाइड कर लेते हैं, जो कि एक श्रमिक को या एक लेबर को या एक टेक्नीशियन को तय करनी है। इसका मतलब हो गया कि न्यूनतम मात्रा, जैसे लेथ मशीन पर काम करना है, एक व्यक्ति को हमने ड्राइंग दे दी, उसमें डिफरेंट टाइप के लेथ ऑपरेशंस दिए हुए हैं और हमने उसको ये कार्य दे दिया और हमने ये कार्य करके देख लिया। हमने देख लिया कि एक एवरेज वर्क व्यक्ति जो नॉर्मल स्पीड को काम में लेते हुए रोज़ कितने पीस बना सकता है, तो उसको हम एक एवरेज व्यक्ति जो आराम से सारे स्टैंडर्ड को, सारे डेप्रिसिएशन को या सारे क्या कहते हैं, सारे जो मानक है उनको फॉलो करते हुए, सारे टॉलरेंसेस को कंसीडर करते हुए जो पीस तैयार करता है उसको हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। जैसे एक व्यक्ति उस ड्राइंग के हिसाब से 8 पीस दिन में बनाने चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, 8 पीस को स्टैंडर्ड मान लिया। और इसके साथ ही हमने क्या कर दिया, अधिक उत्पादन के लिए उच्च दर तथा न्यूनतम से कम उत्पादन के लिए निम्न दर निर्धारित कर दी जाती है। हमने जैसा कि एक एग्जांपल लेते हुए 8 जो है पीसेस उसको मान लिया स्टैंडर्ड, और इससे अधिक अगर कोई व्यक्ति बनाता है तो उसको उच्च दर से श्रमिक भुगतान करेंगे, और अगर 8 से कम बनाता है तो उसको कम से कम निम्न दर का भुगतान करेंगे। जब श्रमिक मानक अथवा उससे अधिक उत्पादन करता है तो उसे उच्च दर पर मजदूरी दी जाती है, परंतु जो श्रमिक मानक उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है तो दंड स्वरूप निम्न दर से मजदूरी दी जाती है। काफ़ी इफेक्टिव सिस्टम लगा मुझे ये। और इसमें क्या करते हैं, हम इस तरह से एक एग्जांपल ले लिया हमने, जैसा कि मानक उत्पादन 400 इकाइयों का है तथा निर्धारित उच्च व निम्न दरें क्रमशः 10 पैसे व 9 पैसे प्रति इकाई है। तो हमने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना मान लिया, 400 यूनिट्स, और हाई रेट मान लिए 10 पैसे और लो रेट मान लिए 9 पैसे। इस प्रणाली के अनुसार यदि कोई श्रमिक 400 अथवा अधिक इकाइयों का उत्पादन करेगा तो उसे 10 पैसे प्रति इकाई देय होगी, जबकि 400 इकाइयों से कम का उत्पादन करने पर मजदूरी का भुगतान 9 पैसे प्रति इकाई की दर से होगा। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे
एक स्टैंडर्ड आपने मान लिया और उससे अधिक करता तो उसको ज़्यादा मिलेगा, और उससे कम अगर कोई करता है तो उसको निम्न दर से भुगतान किया जाएगा। तो टेलर ने साइंटिफिकली किसी वर्क को एनालिसिस करने के पश्चात एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया और उसके आधार पर हमने मजदूरी भुगतान करने के तरीके बना लिए, जिसमें हाई और लो रेट कर दी। तो ये जो पद्धति आई इससे काफ़ी विस्तार हुआ, इससे इंडस्ट्री को वेतन प्रणाली आसान हुई हमारी, इससे वर्कर की कैटेगरी करना आसान हुई। जो वर्कर अच्छी तरह काम करता है उसको ज़्यादा वेजेस मिलने चाहिए। तो इसके क्या लाभ हुए? कुछ श्रेणी के श्रमिक आकर्षित होंगे, जो अच्छा काम करते हैं उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इस प्रणाली में अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिलता है। अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्शन कराना है तो अच्छे वर्कर को आप शामिल करेंगे तो वो ज़्यादा काम करेंगे और जिससे प्रोडक्शन मिलेगा। उत्पादन में वृद्धि के उत्पादन होने से क्या होगा? उत्पादन की लागत घट जाएगी। उत्पादन ज़्यादा होगा तो उसकी लागत कम घट जाएगी, कॉस्ट घट जाएगी, और जिससे इंडस्ट्री को लाभ होगा। ठीक है। अब हानियाँ क्या होगी? प्रत्येक श्रमिक के उत्पादन का पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा इसमें, जिसके कारण उत्पादन लागत बढ़ जाएगी। श्रमिकों के आपस में द्वेष और वैमनस्य उत्पन्न हो जाता है। एक श्रमिक इस तरह काम कर रहा है और एक एवरेज से काम कर रहा है तो उनमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है, उनमें एक दूसरे के प्रति द्वेष उत्पन्न भावना हो जाती है। तो ये किसकी हानि है? न्यूनतम मजदूरी की कोई गारंटी नहीं होती है। श्रमिकों के दिल में यह आशंका बनी रहती है कि नियोक्ता के मानक उत्पादन के लक्ष्य को बढ़ा न दे। इस कारण दक्ष व कुशल श्रमिक भी अधिक उत्पादन समर्थ होते हुए भी नहीं करता। तो ऐसा करके हमने श्रमिकों के हिसाब से इसमें थोड़े नुकसान देखे। तो ये था टेलर का भिन्नक प्रणाली, जिसमें कि उसने एक स्टैंडर्ड प्रोडक्शन को डिसाइड कर लिया और लो और हाई के बारे में डिसाइड किया। तो मेरा लेक्चर यहीं फिनिश होता है और हम इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू। ये लेक्चर मैं यहीं फिनिश करता हूँ। थैंक यू। और ये लेक्चर कंटिन्यू रहेगा। वेजेस एंड इंसेंटिव्स का लेक्चर कंटिन्यू रहेगा अगले लेक्चर में। थैंक यू।